अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है, खैरियत से हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्रो पाकिस्तान के मैक्रो ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था और इन्फ्लेशन, उसके कॉजेज वगैरह को डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी है और सेंट्रल बैंक को डिस्कस करेंगे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को सेंट्रल बैंक क्लियर होना चाहिए। तो पहले सेंट्रल बैंक की तरफ आते हैं, देन उसके बाद जो है हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आएंगे। सेंट्रल बैंक, आप लोगों ने बैंक का टॉपिक वैसे किया हुआ होगा पहले भी, जो कॉमर्स वाले हैं। हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सेंट्रल बैंक बेसिकली जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका हेड होता है, तभी इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू होती है, तभी इसको बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहते हैं। फंक्शंस की तरफ आते हैं। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये हैंड राइटिंग में। सबसे पहले बैंकर्स बैंक की तरफ आ रहे हैं। बैंकर्स बैंक में ये हमारा पहला फंक्शन आ रहा है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कमर्शियल बैंक, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि हल्का सा कमर्शियल बैंक को मैं रिकॉल कर देता हूँ। क्रॉथर एक इकोनॉमिक्स्ट है, अपने वर्ड्स में कमर्शियल बैंक को डिफाइन करता है। अ बैंक इज अ फर्म विच कलेक्ट्स मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट स्पेयर्ड एंड इट लेंड्स मनी टू दोज हु रिक्वायर्ड इट। यानी कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उन लोगों से पैसा लेता है जिनके पास एक्सेस अमाउंट होती है, और उन लोगों को पैसा देता है जिनको पैसे की जरूरत होती है। अब एक्सेस अमाउंट हाउस होल्ड हो गए, फंड्स हो गए, यानी हाउस होल्ड अपनी सेविंग कमर्शियल बैंक में लेके आता है। फिर याद करें, आप लोगों ने नेशनल इनकम के चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम किया होगा। वहां पे जब आपने विड्रॉल किया, हाउस होल्ड के जो विड्रॉल थे, सेविंग, टैक्सेशन, इंपोर्ट, तो बेसिकली सेविंग हमारी कमर्शियल बैंक है जिसका फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। अब फाइनेंशियल मार्केट हमारे सिलेबस में नहीं रहा, पहले सिलेबस में हुआ करता था। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो रही थी, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मनी मार्केट में कमर्शियल बैंक आते हैं, कैपिटल मार्केट में कमर्शियल बैंक के अलावा जो हमारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लीजिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे हमारे कैपिटल मार्केट्स में आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वो बात मैं ये कर रहा था कि आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में जो विड्रॉल की सेविंग है वो आपकी फाइनेंशियल मार्केट में कनेक्ट होती है, यानी सेविंग, या हम इसको ले लें कि कमर्शियल बैंक में आप डिपॉजिट करवाते हैं। अब जो पैसा कमर्शियल बैंक में आता है वो कमर्शियल बैंक पर नहीं रखा रहता, बल्कि वो आगे कंट्री के अंदर इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्टर बोरो करके उसको कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करता है, जो कि सर्कुलर फ्लो में फर्म्स में इंजेक्शन में आता है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को आपको मैंने हल्का सा रिकैप कर दिया। अब ये हम कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंट्रल बैंक को पहला फंक्शन आ रहा है बैंकर्स बैंक में। बैंकर्स बैंक में हमारा पहला फंक्शन आ रहा है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है वो सेंट्रल बैंक से बोरो करता है। जैसे जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है हम लोग कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं, इसी तरह समटाइम्स कमर्शियल बैंक को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक से बोरो कर रहा होता है। तो इस एक्टिविटी को कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो ये कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन है बैंकर्स बैंक में, कि कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी वो सेंट्रल बैंक से बोरो करेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जब हम लोग कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं तो हमें रिटर्न में इंटरेस्ट पे करना होता है, इसी तरह जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करता है तो जो भी कंट्री का बैंक रेट है उसके हिसाब से वो वहां पे इंटरेस्ट पे करता है। आगे जब मॉनेटरी पॉलिसी में आएंगे तो मैं फिर आपको बैंक रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस भी वहां पे बताऊंगा। सेकंड पॉइंट हमारा आ रहा है रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले तो देखिए, हमें क्लियर करना होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक क्रेडिट इनवॉइस है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इंशाल्लाह जब आप ऑपरेशन लेवल 2 में आएंगे तो जो मर्केंटाइल लॉ या कमर्शियल लॉ है वहां पे बकायदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। उसमें आपके 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, प्रोमाइजरी नोट आएगा और चेक आएगा। कंसर्न टीचर वहां पे डिटेल में बताएंगे, मैं बहुत ही कॉन्साइज करके यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज बता रहा हूँ। ये क्रेडिट इनवॉइस है। देखिए, आज के जमाने में चाहे हमारी डोमेस्टिक ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, वो हमारे उधार के ऊपर होती है। एक एग्जाम्पल जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एक्सपोर्टर हूं, पाकिस्तान में हाई क्वालिटी का फर्नीचर बना के इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग इंपोर्टर हैं, स्टूडेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में बैठे हुए हैं,
आप डिफरेंट कंट्री से फर्नीचर इंपोर्ट करके ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में अपने नाम से भेजते हैं। और मैं पाकिस्तान में एक्सपोर्टर हूँ, हाई क्वालिटी फर्नीचर बना के एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान की लोकल मार्केट में भी मैं उसको सप्लाई कर रहा हूँ। आपको जब मेरे बारे में मालूम पड़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज बता रहा हूँ, आपको जब मेरे बारे में मालूम पड़ा कि यार ये पाकिस्तान में एक है एक्सपोर्टर है जो हाई क्वालिटी का फर्नीचर बना के एक्सपोर्ट करता है, तो पहले स्टेप क्या हुआ, आपने मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन किया, आपने अपनी इंक्वायरी ली, अपनी रिक्वायरमेंट मुझे बताई। मैंने कि यार ये रिक्वायरमेंट इस क्वालिटी का फर्नीचर चाहते हैं, मैंने कहा आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को मैं बड़े मजे से फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर डिजाइन होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर डिजाइन हुआ जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन है कि कितनी क्वांटिटी क्वालिटी ये वो फर्नीचर मैं आपको बना के कंसाइनमेंट डिलीवर करूंगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर डिजाइन हमारे पास हो गया, तो आप लोग इंपोर्टर हैं जिसको मैंने एग्जांपल में लिया, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में बैठे हुए, आप इस कॉन्ट्रैक्ट लेटर की कॉपी लेके अपने कमर्शियल बैंक के पास जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कमर्शियल बैंक एज्यूम कर लेते हैं आरबीएस है, आप अपने कमर्शियल बैंक के पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर की कॉपी लेके गए, आपने मेरे नाम के एक लाइसेंस ओपन करवाया कि भाई पाकिस्तान में ये एक्सपोर्टर है जिससे हमने फर्नीचर को इंपोर्ट करना है। तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो हम दोनों के दरमियान में, पार्टीज के दरमियान में डिजाइन हुआ, उसकी कॉपी लेके आप अपने जो है कमर्शियल बैंक के पास जा रहे हो, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर की कॉपी जमा करवाई, मेरे नाम पे एक परमिशन लेटर लिया। इस लेटर को हम बैंकिंग की जबान में या इकोनॉमिक्स की जबान में कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, अच्छा ये मेरा मार्कर यहाँ पे चल नहीं रहा है इस वाले पेज पे, मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूँ ताकि वहां पे वर्किंग के आपको समझ में आए। लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको आप लोग को मालूम है कि हम इसको एलसीबी बोलते हैं, यानी जिसको हम एलसीबी बोलते हैं, मार्केट में वर्ड एलसी ओपन करवानी है या एलसी वो हो गई। तो आपने क्या किया, आपने मेरे नाम का परमिशन लेटर लिया, वो जो आप परमिशन लेटर ले रहे हो अपने कमर्शियल बैंक से, इसको एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब जब ये लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे नाम का इशू हो गया, तो अब हमारी ट्रेड ट्रांजैक्शन मतलब स्टार्ट हो जाएगी। मैंने पाकिस्तान में जो मेरा बैंक है, फॉर एग्जांपल यूबीएल है, मैंने माल बनाना शुरू किया फर्नीचर, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि फर्नीचर हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ली हुई है, मैंने फर्नीचर बनाना शुरू किया, शिपिंग कंपनी से मैंने राब्ता किया, उसने सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो करेगा, फर्नीचर बना के, फॉर एग्जांपल आज हमारी डेट है 14 जैन, 14 जैन को मैंने कॉन्साइनमेंट आपको डिलीवर कर दिया, 14 जैन 2024 को मैंने कॉन्साइनमेंट डिलीवर कर दिया। अब ये जो कॉन्साइनमेंट डिलीवर कर रहा हूँ, इसकी पेमेंट मुझे अभी नहीं मिलेगी, इसकी मैंने क्रेडिट इनवॉइस बनाई। ये जो क्रेडिट इनवॉइस बनाई है, इसको कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यानी इन शॉर्ट, आज के जमाने में डोमेस्टिक ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, वो आपकी उधार के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर हो रही है, उसकी जो हम क्रेडिट इनवॉइस बनाते हैं, इसको कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब नॉर्मली जो बिल ऑफ एक्सचेंज का लीगली टाइम पीरियड होता है, जो बुक्स में आता है, वो 90 डेज का है, 3 महीने का, 90 डेज का है। यानी 14 जैन को बिल बना है, 14 फेब, 14 मार्च, 14 अप्रैल, आपने फॉर एग्जाम्पल 16 अप्रैल को, आपने 16 अप्रैल 2024 को मुझे पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है, आप नहीं करोगे, आपका कमर्शियल बैंक के थ्रू, जो मैंने आरबीएस एज्यूम किया उसके थ्रू जो है पेमेंट मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो ये जो 16 अप्रैल मैंने लिखा, टी ओ है, एल है बेसिकली, ये जो 16 अप्रैल लिखा, इसको कहा जाता है, यानी जो हमारा टाइम है जिस दिन आपने पेमेंट करनी है, आपका बैंक आरबीएस के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट के अंदर यूबीएल में पेमेंट आएगी, इसको मैच्योरिटी टाइम कहा जाता है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का लीगली 90 डेज का टाइम पीरियड होता है, जिस डेट पे पेमेंट आनी है, मैं रिसीव करूंगा, मेरे अकाउंट के अंदर आएगी, उसको मैच्योरिटी टाइम कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक ऑफर दी, क्योंकि मुझे आगे प्रोडक्शन करनी, मेरा पैसा आपके पास फंसा हुआ है उधार पे, मुझे भी आगे उधार मिलेगा, लेकिन फंड्स की जरूरत होती है। अब मैंने आपको एक ऑफर दी, ऑफर क्या दी, मैंने आपको एक ऑफर दी कि भाई अगर आप मुझे लेटर सपोज 14 फेब तक पेमेंट कर देते हैं। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 14 फेब, 14 फेब को तो काम पेमेंट होगी, 14 फेब को तो गुलाब के फूल और हार्ट ये वो सारी चीजें हो रही होंगी सिग्नल्स वगैरह पे। अगर मैं कराची की बात करूं, तो यहाँ तो वो गुलाब के फूल ये वो महंगे हुए होते हैं। खैर अब ले लेते हैं 14 फेब, तो वो लोग जो है इसमें 14 फेब को वैसे दूसरे उसमें एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। खैर 14 फेब की मैंने आपको एक ऑफर दी कि भाई अगर आप मुझे 14 फेब को पेमेंट करते हो, तो मैं लेटर सपोज आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। या मैंने आपको बोला अगर आप मुझे 14 मार्च को पेमेंट करते हो, मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। अब याद करें, अकाउंट्स में आप वो एक
बनाते ना, एंट्री पास करते 2 and 30, वो चीज आ रही है। यानी मेच्योरिटी टाइम है हमारा 16 अप्रैल, मेच्योरिटी टाइम है। लेकिन अगर मैंने आपको एक ऑफर दे दी, आप मुझे 14 फेब को पेमेंट करोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल अमाउंट के ऊपर। अगर ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप मुझे 14 मार्च को सेकंड मंथ में पेमेंट कर रहे हो तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, जिसको आप अकाउंट्स में 2 and 30 को इससे आप लोग करते हैं, ठीक है। अब ये जो आप मुझे अर्ली पेमेंट कर रहे हो, इस अर्ली पेमेंट को, यानी मेच्योरिटी समय से पहले अर्ली पेमेंट जो कर लो, इस अर्ली पेमेंट को हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट। इस अर्ली पेमेंट को कहा जाता है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के ऊपर जो मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, इसको हम बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं रिबेट। अर्ली पेमेंट पे जो रिटायर आपको अर्ली पेमेंट पे जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, डिस्काउंट को कहा जाता है रिबेट, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको बताया बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज बताया, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पे फंक्शन आ रहा है, जो सेंट्रल बैंक में फंक्शन आ रहा है, वो है हमारा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने दोबारा लगा दिया, सॉरी, रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हमने पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की है, अब हमें जो समझना है वो करना है, समझना है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑलरेडी आप कमर्शियल बैंक करके आ चुके हो, क्योंकि वो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के पोर्शन में कॉन्साइज करके बता देता हूँ। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता है, मैंने यहाँ से रब कर दिया फॉर एग्जाम्पल, क्लियर तो आपको हुआ होगा यहाँ से। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक ऑफर दी कि भाई आप मुझे अर्ली पेमेंट कर दो, अर्ली पेमेंट कर दे तो उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो रिबेट हो गया। आपने मुझे बोला नहीं सर, हम आपको मेच्योरिटी टाइम पे ही पेमेंट करेंगे, हम आपको मेच्योरिटी टाइम के ऊपर ही पेमेंट करेंगे। अच्छा, बिल हमारा जो बना था, हमने वो किया कि 14 जैन को बना, ठीक है। 16 अप्रैल को पेमेंट आते हैं। आपने मुझे कहा कि सर हम आपको मेच्योरिटी टाइम के ऊपर ही पेमेंट होगी, जो कि 16 अप्रैल है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आईसीएमएपी हेड ऑफिस से मुझे कॉल आ गई, मेन जो टॉप मैनेजमेंट थी उनकी कॉल आ गई कि यार आपसे मुलाकात करनी है, सुना है कि बड़ा फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, बड़ा नाम वाम सुना है, तो मुलाकात करनी है। जो भी टॉप मैनेजमेंट है, हमारे सर शाहम कह लें या जो भी हैं, उन कोई भी कह लें, जो भी टॉप मैनेजमेंट थे, उन्होंने मुझे कॉल कर ली, मीटिंग की। जैसा कि आप लोगों को स्टूडेंट को नजर आ रहा है, फिजिकली आप लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आईसीएमएपी कहाँ से कहाँ की तरफ माशाल्लाह जा रहे हैं, कैंपस पे कैंपस हमारे खुलते जा रहे हैं और काम हो रहा है। मैं सिर्फ कराची अगर कैंपस की बात करूं, यहाँ पे हो रहा है, हैदराबाद में भी लास्ट वीक में आपने देखा एक नया कैंपस का इनॉग्रेशन हुआ है, इसी तरह और हो रहे हैं, आप लोगों को नजर ही आ रहा है। खैर, टॉप मैनेजमेंट ने मुझे कॉल की, सर आपके बारे में काफी हमने सुना है कि फर्नीचर बनाते हैं, बड़ी हाई क्वालिटी का बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में आईसीएमएपी के जितने भी कैंपसेस हैं उसका फर्नीचर आप डिजाइन करेंगे। सिर्फ डायरेक्टर्स के रूम्स का नहीं, सिर्फ एडमिन स्टाफ के रूम्स का नहीं, बल्कि क्लासरूम ये वो होल A to Z, यानी टॉप मैनेजमेंट से लेके बिल्कुल लोअर स्टाफ तक का भी जो भी फर्नीचर है आप डिजाइन करेंगे। लाइब्रेरी, क्लासरूम, ये वो हर चीज जो पियोन्स वगैरह के भी हुआ है वो सारा आप डिजाइन करेंगे। और पूरे पाकिस्तान के माशाल्लाह इतने सारे कैंपस हैं, उसका फर्नीचर मैंने डिजाइन करना है। ये मेरी जो मीटिंग हुई, लेटर सपोज 16 फेब को ही, 16 फेब को मैंने ऑर्डर पकड़ लिया, आईसीएमएपी पाकिस्तान से मैंने ऑर्डर पकड़ लिया। इसी तरह एक दो और, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीएमएपी ने ऑर्डर मुझे दिया, इसी तरह एक दो और इंस्टीट्यूशन का मुझे ऑर्डर मिल गया, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, नो डाउट मुझे प्रोडक्शन, जैसे मुझे भी लोन के ऊपर जो है अपना क्या कहते हैं उधार के ऊपर मुझे रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाएगा, लेकिन फिर भी फंड्स की जरूरत होती है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि मेरे पास फंड्स की शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा तो फंसा हुआ है आप लोगों के पास, मेरा पैसा आप लोगों के पास फंसा हुआ है, जो कि 16 अप्रैल को आपके कमर्शियल बैंक के अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में आना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्काउंटिंग बिल ऑक्शन, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई 16 फेब को। मेरा पैसा आप लोग क्या फंसा हुआ है, जो कि 16 अप्रैल को आना है। अब मैं ये बिल की कॉपी लेके, जो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बनाया था, बिल की कॉपी लेके अपने कंसर्न कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा, जो कि मैंने स्टार्ट की एग्जांपल में बताया, वो यूबीएल है। मैं यूबीएल के पास बिल की कॉपी लेके गया, ऑलरेडी उसके ताबन से ही मेरा बिल बना हुआ था, यूबीएल को सारी चीजें मालूम है। यूबीएल ने बिल की कॉपी रखी, मुझे मुझे पेमेंट उसने कर दी। फॉर एग्जाम्पल एक और ये एज्यूम कर लेते हैं, आसान से मिसाल लेंगे ताकि समझ में आए। ये 10 करोड़ का बिल था, लोकल करेंसी में बात कर रहा हूँ, 10 करोड़ का बिल था। यूबीएल के पास मैं लेके गया 16 या 17 फेब को कि भाई ये बिल मैंने दिया, मुझे पैसे की जरूरत है। यूबीएल ने बोला कोई चिंता ही नहीं है, चिंता की बात ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम है ना भाई, बैठे हुए आपके।
यूबीएल ने बोला कि भाई आपको अभी हाथ के हाथ क्लियर कर देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला, हम 10 करोड़ पूरा क्लियर नहीं करेंगे। लेट अस सपोज हम इसको करेंगे 9 करोड़ 60 लाख रुपए, 9.6, 9 करोड़ 60 लाख रुपए हम क्लियर करके देंगे। यानी उन्होंने अपना रेट लिया। यानी देखें, कमर्शियल बैंक आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, कमर्शियल कमर्शियल का मतलब ही बिजनेस है। जितने भी कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारी वेलफेयर, किसी की वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे। तो यूबीएल ने बोला ठीक है, सारी चीजें मालूम है, हम आपको अभी 17 Feb को बिल क्लियर करके दे देते हैं। इसके ऊपर हम इतना अपना डिडक्शन करेंगे, जो भी रेट वगैरह चल रहा है उसके हिसाब से, जिसको मैंने एज्यूम कर लिया 10 करोड़ का बिल था जो कि हमारे बैंक अकाउंट में आना था, उन्होंने बोला 9.6, 9 करोड़ 60 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। हमें पैसे की जरूरत है क्योंकि हम इससे कमाने, हमने और काम करने, ऑर्डर पकड़ा हुआ है। हमने बोला कोई मसले की बात नहीं, हम हमें दे दे। अब ये जो एक्टिविटी है इसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग बिल एक्सचेंज। बहुत ही कॉन्साइज करके बता दूं, एक कमर्शियल बैंक एक कमर्शियल बैंक टाइम से पहले जो अपने क्लाइंट के बिल को डिस्काउंट कर रहा है, टाइम से पहले, मेच्योरिटी टाइम से पहले, ये मेच्योरिटी टाइम है, मेच्योरिटी टाइम से पहले क्लियर करके दे रहा है, इसके ऊपर वो अपने इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इस एक्टिविटी को कहा जाता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब सेंट्रल बैंक का फंक्शन आ रहा है रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम आ रहे हैं रीडिस्काउंटिंग की तरफ, जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के बाद। फॉर एग्जांपल 17 फैब को कमर्शियल बैंक ने वो बिल को डिस्काउंट कर दिया। अचानक 28 फैब को कमर्शियल कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी। जैसा कि आप लोग ये पढ़ के आ चुके हैं कि कमर्शियल बैंक की जो मार्केट में ट्रांजैक्शन होती है वो उसका पैसा नहीं होता, बल्कि अवाम के पैसा होता है। अब जब मैं ये अवाम कह रहा हूं तो इसमें हाउस होल्ड भी होते हैं, इसमें फर्म्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब 28 फैब को कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी। कमर्शियल बैंक तो किसी और का पैसा उठाकर मुझे दे चुका है। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक उसी बिल की कॉपी लेके, जो मेरा बिल डिस्काउंट किया हुआ था, वो सेंट्रल बैंक के पास लेके जाएगा। सेंट्रल बैंक बिल की कॉपी रखेगा, उसके ऊपर कमर्शियल बैंक को पैसा दे देगा, ठीक है। लेकिन सेंट्रल बैंक भी यहाँ पे क्या करेगा, सेंट्रल बैंक बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इस एक्टिविटी को रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। कॉन्साइज करके बता दूं, एक बिल जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से रीडिस्काउंट करवा रहा है, सेंट्रल बैंक इस बिल के ऊपर जो भी कंट्री का बैंक रेट चल रहा है उसके हिसाब से जो है वो रेट चार्ज करेगा। इस एक्टिविटी को रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी एक बिल जिसको कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से रीडिस्काउंट करवा रहे हैं, इसके ऊपर बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा, ये हमारा हो गया रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हो गया, रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। सेकंड की तरफ आते हैं बैंक रिजर्व। जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर मैंडेटरी होता है कि भाई उन्होंने सेंट्रल बैंक में बैंक रिजर्व मेंटेन करना होता है, ठीक है, सीधा सीधा। इसके बाद आ रहा है काउंसलिंग सर्विसेज। वक्तन फवक्तन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की काउंसलिंग कर रहा होता है, उनके लिए ट्रेनिंग सेशन वगैरह कंडक्ट करवा रहा होता है, उनकी काउंसलिंग कर रहा होता है कि यार किस तरह आपने पब्लिकली जो है लेके चलने। देन इसके बाद आ रहा है क्लियरिंग हाउस सर्विस। क्लियरिंग हाउस सर्विस नॉर्मली हमारी ये होती है कि जितने भी क्रॉस चेक होते हैं वो नॉर्मली सेंट्रल बैंक में क्लियर होते हैं। पहले तो सेंट्रल बैंक होता था, वो निफ्ट के पास होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे होते हैं। यानी जो डिफरेंट उसके चेक होते हैं। अब देखें, चेक भी आप लोग आगे लॉ में डिटेल में करोगे। क्रॉस चेक आप लोग को मालूम है जिसके ऊपर दो पैरेलल लाइंस बन जाती हैं। यानी क्रॉस चेक वो चेक है जिसके ऊपर ये आपकी दो पैरेलल लाइंस बन जाती हैं। अब ये आपका काउंटर से क्लियर नहीं होगा, इसके लिए सामने वाली पार्टी का अपना बैंक अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है। अब ये क्रॉस चेक भी हमारे तीन किस्म के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूबीएल, मेरा अकाउंट यूबीएल में, मैंने आपकी पेमेंट करनी थी, मैंने आपको यूबीएल का क्रॉस चेक दिया, आपका अपना अकाउंट भी यूबीएल में, मेरा यूबीएल तारिक रोड में चेक अकाउंट है, आपका यूबीएल नाजमाबाद की ब्रांच में वो अकाउंट है। अब इसके लिए क्या, ये डायरेक्ट अब तो ऑनलाइन हमारा है, साथ के साथ क्लियरिंग हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको यूबीएल तारिक रोड का चेक दिया, आपका अपना अकाउंट भी यूबीएल तारिक रोड के अंदर है, ये भी हाथ के हाथ क्लियरिंग हो जाएगी, 5-6 मिनट में आ जाएगा कि भाई अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट की जा चुकी है, ठीक है। मैं आपको यूबीएल का चेक देता हूं, आपका बैंक अकाउंट अदर देन यूबीएल है, किसी और कमर्शियल बैंक के अंदर है, फॉर एग्जांपल एचबीएल के अंदर है, किसी और के अंदर है। अब नॉर्मली क्या होता है, एक दिन का टाइम लगता है कि आपने चेक जमा करवाया तो एक दिन के बाद अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगी। फिर जो हमारे ट्रेडिंग एरियाज हैं, जो कमर्शियल एरियाज हैं, वहां पे भी फैसिलिटी मिलती है कि यार
एक सुबह का टाइम है, उसमें आप जमा करवाएं तो सेम डे में क्लियरिंग हो जाती है, ठीक है। अब हम वो चक्कर में नहीं जा रहे, मैंने आपको क्रॉस चेक दिया, यूबीएल का आपका अकाउंट है एचबीएल के अंदर, आपने एचबीएल में जमा करवाया। अब शाम में डिफरेंट जितने भी बैंक के चेक्स होते हैं सारे सेंट्रल बैंक के पास आते हैं, निफ्ट के पास बेसिकली आते हैं, वहां से इसकी क्लियरिंग हो रही होती है, तो क्लियरिंग हाउस हमारा हो गया, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्साइज करके आपको बैंकर्स बैंक के फंक्शन बता दिए। अब आ रहा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसा कि डेफिनेशन में भी ऊपर आ रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का भी बैंक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका वो हेड है। अब बैंकर्स थ्रू द गवर्नमेंट में पहला फंक्शन आ रहा है हमारा मोनोपोली ओवर नोट इशू, यानी सेंट्रल बैंक की मोनोपोली है कि नए नोट को प्रिंट करना है, पुराने नोट को डिस्कार्ड करना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। कमर्शियल बैंक की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रहा होता है मोनोपोली ओवर नोट इशू, नए नोट प्रिंट करने हैं, पुराने नोट डिस्कार्ड करने हैं। जैसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के जमाने में नए नोट को प्रिंट किया गया था नए डिजाइन के, उसकी पूरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक ने बनाई थी। एडिशनल नोट प्रिंट करने तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, ये बेसिकली अपना जो है सेंट्रल बैंक की मोनोपोली यानी स्टेट बैंक की इसकी मोनोपोली होती है, ठीक है। अब इसमें मोनोपोली और नोट इशू में बहुत सारे नोट इशू करने हैं, जैसे आप सुनते हैं कि यार हमें रिटर्न में कुछ रिजर्व मेंटेन करने होते हैं, तो इसमें बहुत सारे सिस्टम आते हैं। मैं चंद एक बता देता हूँ जो पाकिस्तान में नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से आता है, तो उनको मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसके ऊपर कोई इतना खास क्वेश्चन आने का वैसे चांस नहीं है। एक हमारा होता है, वैसे चार हैं, एक हमारा होता है फिक्स्ड फिड्यूसरी FIDUCIAR सिस्टम। फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम के अंदर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि भाई आपने जो है फर्स्ट टाइम करेंसी को अपना जो है प्रिंट आपने करने, करेंसी प्रिंट करनी, मतलब ये होता है कि भाई सेंट्रल बैंक को कुछ बैकअप रखना होता है गोल्ड का। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप करेंसी प्रिंट करते हो, कि फॉर एग्जांपल हम 1000 का नोट प्रिंट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में पहली दफा में आपने बैकअप पे गोल्ड नहीं रखना होगा। फर्स्ट टाइम में आपने बैकअप पे गोल्ड नहीं रखना होगा कि 1000 के नोट आपने प्रिंट कर लिए तो उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद जब भी आपने कुछ भी एडिशनल नोट प्रिंट करने हैं तो उतना बैकअप गोल्ड का आपने वहां पे मेंटेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल पहली दफा आपने 1000 का नोट प्रिंट किए, फर्स्ट टाइम में आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन इसके बाद आपको फॉर एग्जाम्पल 5000 का नोट प्रिंट करना है। अब 5000 का नोट प्रिंट करना है तो 5000 का बैकअप में आपने गोल्ड वहां पे मेंटेन करना होगा। आपने फॉर एग्जांपल 500 का नोट प्रिंट करना है तो 500 का गोल्ड का बैकअप वहां पे मेंटेन करना होगा, क्योंकि एक ये होता है कि आप अपनी मर्जी से प्रिंटिंग नहीं कर सकते। तो फिक्स फिड्यूशरी में ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब आपने पेमेंट वो नोट प्रिंट कर रहे हैं तो उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन उसके बाद जितने भी आप एडिशनल नोट प्रिंट करेंगे उसके इक्विवेलेंट आपने गोल्ड बैकअप पे जो है वहां पे सेंट्रल बैंक पे आपने मेंटेन करना होता है, ठीक है। फिर सेकंड हमारा आता है जो नॉर्मली कहा जाता है कि पाकिस्तान या इंडिया में ये हमारा चल रहा है, सेकंड हमारा आता है मार्जिनल प्रोपोर्शनल सॉरी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम प्रोपोर्शनल रिजर्व रिजर्व सिस्टम में ये होता है कि एक प्रोपोर्शन डिसाइड हो जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल 30 to 40% का हमने गोल्ड बैकअप पे रखना होगा, यानी उसको मेंटेन करना होगा। फॉर एग्जांपल हम 30% ले लेते हैं, आसान से मिसाल ले रहा हूँ, 1000 रुपीज प्रिंट कर रहे हैं तो इसका 30% कितना हो गया, 300। 300 रुपए का हमें जो है बैकअप पे गोल्ड वो मेंटेन वहां पे करना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि अगर आप लेटर्स का बहुत 10,000 नोट प्रिंट 10,000 नोट आपने प्रिंट करने, तो 10,000 का आपका जो 30% निकलेगा 3,000 रुपये वो आपने वहां पे जो है मेंटेन करना होगा। तो प्रोपोर्शन में एक रिजर्व आपका मेंटेन डिसाइड रेशो डिसाइड हो जाता है कि किसके हिसाब से करना होगा। इंडिया वगैरह में नॉर्मली ये हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी आते हैं लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेन मोनोपली ओवर नोट इशू का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक की मोनोपली है कि नए नोट को प्रिंट करना है, पुराने नोट को डिस्कार्ड करना है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। सेकंड आ रहा है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, मैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। तो मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल में ये हमारा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वहां पे डिटेल में ये सारी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है, तो वो फिर वहां पे देख लेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड देखिएगा, कह रहा है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है सारा सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन होता है। जितने भी फॉरेन रिजर्व होते हैं सारे सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन होते हैं, कमर्शियल बैंक की यहाँ पे कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जितने भी आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको भी मेंटेन करने में वो डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के अंडर में नहीं आते हैं। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन में भी हम देखेंगे, लेकिन इसको जो है अपना जो है बनाने में हेल्प बनाने में मेन इसका सेंट्रल बैंक का एक हाथ होता है। तो ये बहुत ही कॉन्साइज करके मैंने आपको फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बता दिया। अच्छा, एग्जाम के हिसाब से बता दूं आपको, एग्जाम के हिसाब से बता दूं कि भाई अपना लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर, जैसा कि आपको लोगों को पेपर का मालूम है, थ्योरी भी आती है और पहली क्लास में मैंने ये सारी चीजें आपको ब्रीफ की थी। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर हमारा क्वेश्चन आ चुका है 2 से 3 दफा। रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन टाइपिंग के लिए आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ हम लोग आ रहे हैं। अच्छा देखिए, जरा सुनिएगा इसको, पहले आसान अल्फाज में सुन लें, लिख भी लें, लिखना चाहें लिख भी लें। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है कमर्शियल बैंक की मार्केट पे। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है कमर्शियल बैंक की मार्केट पे, और कमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिकली अप्लाई होती है। सेंट्रल बैंक अप्लाई करेगा कमर्शियल बैंक की मार्केट पे, कमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिकली अप्लाई होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है कि आपने कंट्री के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है या ज्यादा करना है। सप्लाई ऑफ मनी कह लूं, सर्कुलेशन ऑफ मनी कह लूं, सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट कह लूं, क्वांटिटी ऑफ मनी कह लूं, सबका एक ही मतलब है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई कर रहा है कमर्शियल बैंक की मार्केट पे, कमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिकली अप्लाई होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में है क्या, आपने मार्केट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्री के अंदर ज्यादा करना है या कम करना है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है, ठीक है। ज्यादा करना है सर्कुलेशन ऑफ मनी को, या एग्रीगेट डिमांड भी इसको कह सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए आपने काम करना है तो इसके लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी को कम करना है, वो आगे भी रीजन बताते हैं, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शनरी आती है। जरा डेफिनेशन पे नजर मारिएगा। डेफिनेशन क्या करिए, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द सप्लाई कॉस्ट and direction of money and credit with a view to bring about the desired effect on the economy। वही बात बन रही जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताई। सेंट्रल बैंक अप्लाई कर रहा है कमर्शियल बैंक की मार्केट के ऊपर, कमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिकली अप्लाई हो रही है। मॉनेटरी पॉलिसी में है क्या, आपने सप्लाई ऑफ मनी को, क्वांटिटी ऑफ मनी को या सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट को कंट्री के अंदर ज्यादा करना है या कम करना है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है। अब एक सवाल, सर ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, डिजायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी जो लिखा हुआ है, ये देखिएगा, डिजायर इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, ये डिजायर इफेक्ट्स ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा ये क्या ऑब्जेक्टिव है, याद करें, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के पहले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में देखा था। जो मैक्रो ऑब्जेक्टिव थे, जो हमारे मैक्रो ऑब्जेक्टिव थे कंट्री के, ठीक है, या पाकिस्तान के जो मैक्रो ऑब्जेक्टिव थे उसको हमने डिटेल में देखा था, तो ये ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस पहले कर चुके हैं इसको। अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट उस दिन मैंने आपको डिटेल में बताया था कि यार, उस दिन मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था कि भाई सेंट्रल बैंक का मैक्रो ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का अचीव करना। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी उस दिन हम पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में करके आ चुके हैं, तो अब मैं उसकी डिटेल में इतना नहीं जा रहा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट हमने उसमें लास्ट क्लास में कर लिया था, अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी कर लिया था, इन्फ्लेशन को हमने डिटेल में किया, इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट हल्का फुल्का बताया था। फिर मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह आगे डिटेल में करेंगे क्रेडिट कंट्रोल, जो कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी में करेंगे। एसिलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी की बात हो रही है, जो उस दिन डिटेल में हमने बताया था मैंने आपको।
एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी मैक्रो ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, सेवंथ वाला देखिएगा, ये सिर्फ सेंट्रल बैंक का यानी स्टेट बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है, ये कमर्शियल बैंक का, गवर्नमेंट का नहीं होता। क्या कह रहे हैं सेवंथ में? सेफ गार्डिंग गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। कंट्री के जितने भी गोल्ड रिजर्व होते हैं वो सारे सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन होते हैं, और जितने भी फॉरेन रिजर्व होते हैं वो सारे सेंट्रल बैंक के पास जमा होते हैं। ठीक है, तो ये सेवंथ वाला सिर्फ हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का है, ये फिस्कल पॉलिसी का नहीं है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी हमने नहीं किया, हल्का सा बता देता हूँ। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अप्लाई करती है डायरेक्ट पब्लिक के ऊपर। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अप्लाई करती है, इंशाल्लाह आज वाली क्लास में नहीं, कल वाली क्लास में उसको देखेंगे हम। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट अप्लाई करती है, किसी भी कंट्री का जो फेडरल बजट है वो कंट्री की फिस्कल पॉलिसी है। और मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली सेंट्रल बैंक अप्लाई कर रहा होता है। तो ये जो 6 स्टार्टिंग के हमने ऑब्जेक्टिव किए हैं फिस्कल पॉलिसी में नॉर्मली आपके आते हैं। अच्छा, क्रेडिट कंट्रोल को आप हटा दें यहाँ से। और सेवंथ वाला प्योरली जो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में नहीं आता। अब आते हैं इसके टूल्स की तरफ। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की तरफ आते हैं। इंस्ट्रूमेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो रहे हैं, क्वांटिटेटिव टूल एंड क्वांटिटेटिव टूल। पहले क्वांटिटेटिव की तरफ आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव में पहला हमारा आ रहा है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। जरा पहले, अच्छा ये तीन पैराग्राफ के ऊपर आ रहा है। पहले पैराग्राफ में डेफिनेशन है, सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाएगी, थर्ड में एक्सपेंशन की बात होगी। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। देखें, बैंक रेट वो रेट होता है जो कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट होता है जो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को देता है। ठीक है, जनरल पब्लिक हमारी दो पार्ट्स में क्लासिफाई होती है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल बैंक रेट चल रहा है 22 पॉइंट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 22 पॉइंट समथिंग चल रहा है। ये बैंक रेट वो रेट है जो कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देगा। ये जो भी हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस किए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करता है तो वो बैंक रेट के हिसाब से पेमेंट करेगा, इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। इसी तरह जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि जब कमर्शियल बैंक अपने बिल्स को रीडिस्काउंट करवाएगा तो बैंक रेट के हिसाब से वो आगे पेमेंट करेगा। तो बैंक रेट वो रेट है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को दे रहा है। जरा पहले डेफिनेशन वाला पैराग्राफ कर ले, इसमें रीड कर लें। यहाँ पे देखिएगा, कह रहे हैं it is minimum official rate at which the central bank is prepared to provide financial support to its member bank and schedule bank by rediscounting their bill of exchange and by providing loans against approved security। वही जो मैंने बताया कि बैंक रेट की बेस पे कमर्शियल बैंक अपने बिल्स को रीडिस्काउंट करवाता है, या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किया, जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी उसने सेंट्रल बैंक से बोरो किया, जब उसने सेंट्रल बैंक से बोरो किया तो उस वो बैंक रेट के हिसाब से पे करेगा। अब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है आगे, सेकंड पैराग्राफ, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। पहले कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। देखें, लास्ट क्लास में इन्फ्लेशन कर चुके हैं। इन्फ्लेशन का हमने दो कॉजेस किए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिटेल में किया। अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी लिंक कर रही है, वही जो हमने किया था माइक्रो के अंदर, आप लोगों ने किया डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड का मतलब क्या था? डिमांड का कम होना। एक्सटेंशन का मतलब डिमांड का बढ़ना। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो बेसिकली अप्लाई की जाती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हिसाब से की जाती है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हिसाब से की जाती है, कि मतलब कंट्री की एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, जो कि हमारा इन्फ्लेशनरी गैप बन रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है? बैंक रेट के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल बैंक रेट को मार्केट में इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसा कि अभी करंट सिनेरियो की बात कर लें, जो कि बैंक रेट हमारा चल रहा है, बैंक रेट चल रहा है 22 पॉइंट समथिंग जो भी चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में इससे ज्यादा है, 25, 24, 25 हो गया। अब एक इन्वेस्टर बोरो करने से पहले क्या करता है? वो बोरो करने से पहले अपने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपने कहाँ पे किया हुआ है? ऑलरेडी मैक्रो में इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आप लोग करके आ चुके हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, या आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेट भी कहते हैं। एक इन्वेस्टर हमेशा बोरो करने से पहले ये सारी कैलकुलेशन करेगा कि भाई अगर आज वो 10 करोड़ लेके अपना कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है तो एक साल के बाद उससे कितनी
उसकी अर्निंग होगी वो सारा ये आप पहले एडवांस में करते हो कैलकुलेशन। ये नहीं कि पहले लोन ले लिया उसके बाद पछता रहो यार ये तो ये हो गया वो हो गया। तो आपने एडवांस में सारा काम करना है, इसको एमईसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक रेट जा रहा है 22%, रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा 25 जा रहा है। आपने अपने एमईसी रेट को कैलकुलेट किया, आपका एमईसी रेट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 20% जी। बैंक से आप 10 करोड़ का लोन लेते हो, आपने जो एनुअल इंटरेस्ट पे करना है 25% पे करना है, और आप उस 10 करोड़ से जो कमाओगे 20% कमाओगे। लोन लेना अक्लमंदी है, बेवकूफी है, स्ट्रेट बेवकूफी है। यानी कमा रहे हो 20% और जो बैंक को आपने पेमेंट करनी है 25%, 5% अपने हिसाब से आप अपने अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अब क्या होगा, एक इन्वेस्टर बोरोइंग नहीं करेगा, एक इन्वेस्टर बोरोइंग नहीं करेगा। अब जब वो बोरोइंग नहीं करेगा तो अल्टीमेटली देखें, मैंने क्या स्टार्टिंग में बोला, मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन में से कि सप्लाई ऑफ मनी को कम या ज्यादा करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी को, सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट को कम या ज्यादा करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है। अब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। जो आप डिटर्मिनेशन लेवल ऑफ नेशनल इनकम में केनीजियन और न्यू क्लासिकल की अप्रोच के हिसाब से आप वो मैक्रो में आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना है, सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है, तो बैंक रेट ज्यादा हुआ, बैंक रेट ज्यादा हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ। आप स्टूडेंट अपने आप को इन्वेस्टर कंसिडर करें, आपका एमईसी रेट आ रहा है 20%, आप बोरो नहीं करोगे। जब आप बोरो नहीं करोगे तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट नहीं होने का मतलब क्या हो गया, आपकी प्रोडक्शन, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कम हो रही है। प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या हो गया, कंट्री की प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। यानी फॉर एग्जाम्पल पहले आप 10,000 यूनिट बनाया करते थे, अब जब आप बोरो ही नहीं कर पा रहे आप 2,000 यूनिट की तरफ आ गए। अब जब आप 2,000 यूनिट की तरफ आ गए तो अल्टीमेटली अब आपको कम लेबर रिक्वायर्ड है। जब आपको लेबर ही कम रिक्वायर्ड है तो अब आप लेबर को क्या करोगे, क्या अपनी जेब से पे करोगे, नहीं, आप लेबर को रिडंडेंट करोगे, या जिसको रिट्रांसमेंट भी कहते हैं। आप रिडंडेंट करोगे, लेबर को निकालोगे वक्ती तौर पे, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। ऑन द अदर हैंड हमारी कंट्री की जीडीपी डाउन होगी। यानी जीडीपी क्या है, लास्ट क्लास में लेक्चर में हमने देखा था, प्रोडक्शन इन अ कंट्री वेदर इट इज डन बाय लोकल और इंटरनेशनल फर्म। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली जब आप बोरो नहीं कर पाए, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन कम होने का मतलब जीडीपी कम हो रही है, जीडीपी कम होने का मतलब इन शॉर्ट कह लें एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। एक साइड पे लेबर अनएम्प्लॉयड हो रहा है, उसकी इनकम कम हो रही है, कंट्री की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम कम होने का मतलब कंजम्पशन कम हो रही है, कंजम्पशन कम होने का मतलब एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर इससे तो इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है। अभी तो पहले एक किताबी बात आपको करवा रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। जरा एक नजर मार लें, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें ये बात आ रहा है जो मैंने आपको वर्डिंग में बताई, एक नजर जरा आप लोग स्टूडेंट्स मार लें इसके ऊपर। तो इस फिर उसके बाद एक्सपेंशन को बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। एक नजर जरा इस पे, जो कॉन्ट्रैक्शनरी का हमारा है, इस पे एक नजर स्टूडेंट आप मारे। जी क्लियर है। आ जाए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यानी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शनरी के थ्रू एग्रीगेट डिमांड को कम किया गया क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी नहीं हो पा रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। एम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब लेवल ऑफ इनकम कम हो रही है, लेवल ऑफ इनकम कम होने का मतलब लोगों की कंजम्पशन कम हो रही है, लोगों की कंजम्पशन कम होने का मतलब एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टर की भी कंजम्पशन कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन में टॉपिक पढ़ के आ चुके होंगे, इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। जब भी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है ओवरऑल कंजम्पशन हमारी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हुई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, हालात बेहतर हो गए, जो टारगेट था वो टारगेट अचीव हो गया। अब क्या होगा, बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा।
बैंक रेट आपका कम हो जाएगा, हल्के हल्के हो गए, एकदम से नहीं होगा। 0.5 करते हुए कम किया जाता है, एकदम से नहीं किया जाता। तो बैंक रेट को कम कर दिया गया, फॉर एग्जांपल बैंक रेट को कर दिया गया, लेटर सपोज हम कर दें, मैं एक साथ कर रहा हूँ समझाने के लिए, कर दिया गया 17%। जब बैंक रेट कम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा बैंक रेट से ज्यादा ही होता है। अब बैंक रेट हो गया 17%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल 20% या 19% कर लेते हैं इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 19%। आप इन्वेस्टर थे, आपने अपने एमईसी को कैलकुलेट किया, आपका एमईसी आ रहा है स्टिल 20%, यानी आप बैंक से लोन ले रहे हो, 20% आपकी अर्निंग होगी, बैंक को जो पे करना है 19% पे करना है, बिल्कुल 1% का प्रॉफिट हो रहा है, आप बिल्कुल बोरो करोगे। ठीक है, इनफैक्ट अगर ब्रेक इवन भी होगा 1919 का भी होता, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एमईसी रेट 1919 भी होता, तब भी आप जो है इन्वेस्टमेंट आप जो है वो बोरो करते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट हमारी बोरिंग स्टार्ट होगी, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी। जब सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी, इन्वेस्टर को आसानी से वो बोरो कर पा रहा है क्योंकि उसका एमईसी रेट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का मतलब कंट्री के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होने का मतलब लोगों की इनकम में इजाफा हो रहा है, लोगों की कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है। कंजम्पशन में इजाफा होने का मतलब एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन आप लोग करके आ चुके हैं, द होल ऑफ द शेड्यूल शोइंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम। जब जब कंट्री की नेशनल इनकम में चेंज आएगा, कंट्री की टोटल कंजम्पशन में चेंज आएगा। जब सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है तो दोबारा से एक्सपेंशनरी की तरफ आते हैं, तो आप ये सप्लाई ऑफ मनी को ज्यादा करते हो। अब एक सवाल आ रहा होगा, सर दोबारा इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो यार इसके लिए फिर पुराने लेक्चर को आपको दोबारा कंटिन्यू करना होगा, तभी मैंने पहले इन्फ्लेशन करवाया आपको। इन्फ्लेशन में याद करें, मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन डिग्रीज करवाई थी। माइल्ड इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन बताया था जिसका रेट 1% टू 4% है। फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन ये वो बताया था, या मॉडरेट इन्फ्लेशन बताया। तो 1% टू 4% इन्फ्लेशन को कभी भी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिया जाता है। फिर मॉडरेट का वो बताया था, उसमें आ रहा है आपका 5% टू 9%, इस तरह का आता है आपका। वहां पे जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 5% टू 9% आ रहा है, आपने वहां पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करोगे, तो आप दोबारा से लो इन्फ्लेशन की तरफ आ जाओगे, जिसको माइल्ड भी आप कह सकते हैं, 1% टू 4% आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये तो मैंने एक जनरली बता दिया, जरा एक्सपेंशनरी वाला पैराग्राफ को भी आप लोग रीड कर लें। फिर मैं प्रैक्टिकली इसके ऊपर बात करता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखें, अगर प्रैक्टिकली बात करें, पाकिस्तान के हिसाब से बात करें, तो यार अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर लूँ, बाद में आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। बाद में आप उसको गूगल भी कर सकते हैं कि अगर मैं 3 टाइम का वो उठा लेता हूँ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बाद जो गवर्नमेंट आई थी, पीपीपी की गवर्नमेंट आई थी, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, तो हल्का फुल्का यहाँ पे करंट अफेयर्स की बातें थोड़ी आएंगी पॉलिटिक्स की। तो इसमें मैं थोड़ा वो भी होता है यार, कोई किसी का सपोर्टर है, किसी का सपोर्टर है, नाराज हो जाता है, तो इसको जरा कंसिडर करना होगा आपको, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, तो हल्का फुल्का तो आपको बताना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बता रहा, सारे फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ, इसको आप बाद में गूगल कर सकते हैं। कोई किसी को दिल पे लगाने की वो नहीं है यार, दिल पे लगा लें। तो मैं बात ये कर रहा था, अगर मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बाद जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई थी 2008 से 2013 में, जब उनकी गवर्नमेंट गई थी, मेरे ख्याल से बैंक रेट था 8.5%। 8 या 8.5% बैंक रेट की बात कर रहा हूँ। 8.5 या 8% हमारा बैंक रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में इससे थोड़ा ज्यादा था, 10 टू 11% कर लें। ठीक है, हालांकि उस टाइम पे ये भी बहुत कंसिडर किया जा रहा था। उसके बाद 2013 में नवाज शरीफ साहब की इनकी गवर्नमेंट आई, जो कि नॉर्मली इन्होंने आने के बाद क्या किया, इन्होंने आने के बाद 0.5 कम करते करते 2016-18 में जब गवर्नमेंट गई है, तो बैंक रेट था 5.5%।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे ख्याल से 6 7 8 8 9% होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद फिर खान साहब की गवर्नमेंट आई 2018 में। 2018 में जब खान साहब की गवर्नमेंट आई, कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोविड से पहले बैंक रेट हो चुका था 13.75%। गूगल कर लीजिएगा आप लोग, कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। 13.75% हो चुका था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे फिर थोड़ा ज्यादा होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया ज्यादा होता है। लेकिन कोविड के बाद एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की गई थी इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, खान साहब की तरफ से। तो उसमें जो बैंक रेट हो गया था वो फिर मेरे ख्याल से 10% हो गया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर पीडीएम ने आए। पीडीएम ने आने के बाद क्या हुआ, जब अब उनकी गवर्नमेंट गई है तो बैंक रेट आपका 22 या समथिंग इतना वो जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। यानी बैंक रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 2013 से अगर मैं बात करूं यहाँ तक, यानी 10 साल के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मली अब बात ये हो रही है कि भाई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अब अगर हम किताबी बातों को हटा दें, अब हम प्रैक्टिकल उसमें करें, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इकोनॉमी को नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि ऊपर मैंने डिस्कशन में बता दिया, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जा रही है, क्रेडिट की सर्कुलेशन कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, जीडीपी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है, लोगों की कंजम्पशन कम हो रही है। नॉर्मली एक्सपेंशनरी का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बिजनेस साइकिल भी आप लोगों ने किया हुआ होगा मैक्रो के अंदर, जो नेशनल इनकम के उसमें जो पोर्शन में आ रहा है, तो आपने वहां पे चीजें की हुई होंगी, ठीक है। तो नॉर्मली एक्सपेंशनरी के ऊपर काम करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शनरी का इकोनॉमी को नुकसान होता है, जो पाकिस्तान में नुकसान आप लोगों को नजर आ रहा है काफी टाइम से, कि यार इन्वेस्टमेंट उस अंदाज में नहीं हो पा रहे, ठीक है। आते हैं सेकंड टूल की तरफ। क्वांटिटेटिव का सेकंड टूल हमारा आ रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात होती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हैं, ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, कागज के टुकड़े हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू बिलियंस मिलियंस रुपीस की होती हैं। अब ये तीन पार्ट्स में आपकी क्लासिफाई हो रही हैं। एक हमारा होता है ट्रेजरी बिल्स, जिसको टी बिल्स भी कहते हैं, टी बिल्स भी कहते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है, मैं ओरली बता रहा हूँ, स्पीड हल्की कर रहा हूँ क्योंकि लिखने में मेरा इस पे इतना वो लिखने में थोड़ा इश्यू है, ये हो रहा है इस पे। तो एक हमारा ट्रेजरी बिल्स होता है, जिसको टी बिल्स भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, 3 महीने से लेके 12 महीने तक के होते हैं। सेकंड हमारा होता है ट्रेजरी नोट्स, इसको ट्रेजरी कोपन्स भी कहते हैं, मीडियम टर्म है, ये 1 साल से लेके 7 साल तक के होते हैं। थर्ड हमारा होता है ट्रेजरी बॉन्ड्स, जिसको करंट बुक्स में गिल्ड का नाम अब दिया जा चुका है, काफी टाइम पहले गिल्ड कहा जाता है। ये लॉन्ग टर्म होते हैं, 7 years टू ऑनवर्ड। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, कागज के टुकड़े हैं, मार्केट वैल्यू बिलियंस मिलियंस की है, सेंट्रल बैंक के पास रखे होते हैं। जब कंट्री को गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, सेंट्रल बैंक ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये कमर्शियल बैंक की मार्केट में, कमर्शियल बैंक के अलावा जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मार्केट में, इसी तरह जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी मार्केट में लॉन्च करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेंट्रल बैंक से ये परचेज कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक के पास पैसा आता है, फिर जो भी मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल किया जाता है। ये मैंने आपको जनरल बताया। अब मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिर्फ टी बिल्स की बात हो रही है, क्योंकि टी बिल्स हमारे शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म आपको मालूम है 1 साल का टाइम पीरियड है, 3 महीने से 12 महीने तक। और किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो ईयरली बेसिस पे आती है, फिजिकल ईयर के हिसाब से आती है। और पाकिस्तान में तो फिर क्वार्टरली बेसिस पे चेंजेस होती है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टी बिल्स की बात करूँ। और फिर सेकेंडली, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई कर रहा है कमर्शियल बैंक की मार्केट के ऊपर। अब इन टी बिल्स को मैं कमर्शियल बैंक की मार्केट के ऊपर अप्लाई करूंगा, ठीक है। कैसे होगा जरा सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने ये ट्रेजरी बिल्स कमर्शियल बैंक की मार्केट में लॉन्च किए। ये एज्यूम कर लेते हैं मैं सेंट्रल बैंक हूं, आप स्टूडेंट कमर्शियल बैंक है। मैंने ये ट्रेजरी बिल्स आप लोगों की मार्केट में लॉन्च किए। आपके ऊपर मैंडेटरी है, जब मैं ये आपको बेच रहा हूं तो आपको मुझसे ही खरीदने होंगे, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। तो ये मैंने ट्रेजरी बिल्स क्या किए, ये ट्रेजरी बिल्स मैंने आपको सेल किए, आपने मुझसे परचेज किए।
अब आपने जब मुझसे ट्रेजरी बिल्स लिए यानी परचेज किए, मैंने आपको बेचे, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा, आप लोग कमर्शियल बैंक थे, मेरे बैंक अकाउंट में, सेंट्रल बैंक के अकाउंट में पैसा आ गया। अब जब सेंट्रल बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, कमर्शियल बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने, किसी इन्वेस्टर ने लोन के लिए अप्लाई किया, आप उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दोगे, ठीक है, तो क्रेडिट की सर्कुलेशन कम होगी और फिर वही एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाएगी और जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है कंट्रोल हो जाएगा। पहले पैराग्राफ में डेफिनेशन आ रही है, सेकंड पैराग्राफ में जो मैंने दूसरी बात की है कि ये मैंने ट्रेजरी बिल्स को, सेंट्रल बैंक ने ट्रेजरी बिल्स को कमर्शियल बैंक की मार्केट में लॉन्च किया, कमर्शियल सेंट्रल बैंक ने उसको सेल किया, तो कमर्शियल बैंक ने परचेज किया, तो बैंक अकाउंट से पैसा आ गया, कॉन्ट्रैक्शन में ये बात हो रही है। तो क्या हुआ, सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। जरा सेकंड, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ को रीड कर लें, देन उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंशनरी की तरफ। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे बता दूं भाई, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से ये ट्रेजरी बिल्स परचेज करेंगे, तो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को बैंक रेट के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। अब फॉर एग्जांपल 6 महीने का टारगेट था, 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी थी, जिसमें ये ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को सेल किए 6 महीने के लिए। जब सेल किया, अब 6 महीने के बाद, अब मैं एक्सपेंशनरी की तरफ आ रहा हूँ, इस पेज पे आ जाते हैं, एक्सपेंशनरी की तरफ आ रहा हूँ। 6 महीने का टारगेट था कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि अचीव हो गया। 6 महीने के बाद सेंट्रल बैंक ने अपने इन बिल ऑफ एक्सचेंज को बाय कर लिया, कमर्शियल बैंक की प्रिंसिपल अमाउंट कमर्शियल बैंक को वापस कर दी। हमारी कहानी में आप कमर्शियल बैंक को, मैं सेंट्रल बैंक को, मैंने बिल्स को बाय कर लिया, ठीक है। अब मैंने आपके बैंक, आपके प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर दिया और जो भी बैंक रेट कर चल रहा है उसके हिसाब से आपको मैं बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करूंगा, तो आपको इसके ऊपर बेसिकली इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है। अब क्या हुआ, अब आपने, मैंने बाय कर लिए सिक्योरिटीज वापस से, आपके बैंक अकाउंट में यानी कमर्शियल बैंक के अकाउंट में पैसा आ चुका है। जब कमर्शियल बैंक के अकाउंट में पैसा आ चुका है, तो अल्टीमेटली अब जब कोई इन्वेस्टर या कंपनी लोन के लिए अप्लाई करेगी, आप उसको लोन देना स्टार्ट करोगे, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड पैराग्राफ को रीड कर लें। ओके, आते हैं थर्ड क्वांटिटेटिव टूल की तरफ। वेरिंग रिजर्व रेशो, मैनिपुलेशन ऑफ रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, CRR भी कहा जाता है। कमर्शियल बैंक आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन, जो कि एग्जाम में आता भी है। क्रेडिट क्रिएशन की कैलकुलेशन भी आती है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। यानी कम, एक रेट होता है, एक तो ये होता है कि यार आपने स्टार्टिंग में बैंक स्टार्ट किया, एक रिजर्व मेंटेन करना, फिर सेकंडली ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन का एक सर्टेन परसेंटेज जो है कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक में मेंटेन करना होता है, जो आप क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम कर लेता हूँ रेट चल रहा है 10% चल रहा है, आसान सी मिसाल ले रहा हूँ, 1,000 रुपए कमर्शियल बैंक में आए, तो 1,000 रुपए का 10%, 100 रुपीज जो है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में मेंटेन करेगा, बाकी 900 रुपए मार्केट इकोनॉमी के अंदर सप्लाई होंगे। ये आ रहा है रिजर्व रेशो जो आपने क्रेडिट क्रिएशन में किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं कॉन्ट्रैक्शनरी की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्शनरी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट को या सर्कुलेशन ऑफ मनी को कम करना है। अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट थी, जो कि मैंने अभी एज्यूम की 10% थी, इसको बढ़ा के फॉर एग्जाम्पल 40% कर दिया। अब 1,000 रुपए कमर्शियल बैंक के पास आ रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक इसका 40%, 1,000 रुपए का 40%, 400 रुपए जो है सेंट्रल बैंक पे मेंटेन करेगा। अब क्या हुआ, रिमेनिंग 600 रुपए है। पहले क्या था, 10% था, 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए पे 100 रुपए उसने वहां पे मेंटेन किए, 900 रुपए कमर्शियल बैंक के पास थे, मार्केट में जो सप्लाई हो रही थी इकोनॉमी में 900 की हो रही थी। अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी थी, सेंट्रल बैंक के इस रिजर्व जो रिक्वायरमेंट थी इसको बढ़ा के 10% से 40% कर दिया। 1,000 रुपए पे अब 40%, 400 रुपए सेंट्रल बैंक में मेंटेन होंगे, कमर्शियल बैंक के अकाउंट में अब 600 रुपए। अब जो सर्कुलेशन होगी 600 की होगी, तो सर्कुलेशन पहले के मुकाबले में कम हो गई, तो एक्सपेंशनरी के अंदर पे आपको ये कॉन्ट्रैक्शनरी आपकी होगी, ठीक है।
यानी सप्लाई ऑफ मनी को कम किया गया ताकि एग्रीगेट डिमांड कम हो। एक नजर मारें, देन इसके बाद आ रहा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। टारगेट जो था अचीव हो गया, एक्सपेंशनरी में दोबारा से आपने सप्लाई ऑफ मनी को ज्यादा करना है, एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा करना है। ये जो आपका पर्सन था 40% किया था, इसको वापस से 10% पे कर दिया, तो दोबारा से सप्लाई ऑफ मनी कंट्री के अंदर ज्यादा हो जाएगी। एक नजर फासली इस पे ही मार लें आप लोग, डेफिनेशन पे। ओके, नंबर फोर्थ हमारा क्वांटिटेटिव टूल आ रहा है क्रेडिट रेशनिंग। देखें, क्रेडिट रेशनिंग में ये हो रहा है कि सेंट्रल बैंक एक लिमिट बता देता है कमर्शियल बैंकों के, भाई जब तुम लोग मेरे पास एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आओगे, जो भी हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में किया था, तो मैं यह एक लिमिट बता देता है कि मैं तुम्हें इतना लोन दूंगा, इससे ज्यादा का लोन नहीं दूंगा। स्पेशली तब होता है जब कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी नियर फ्यूचर के अंदर अप्लाई करनी होती है, तो वो एक लिमिट बता देता है, ठीक है। तो क्रेडिट रेशनिंग में एक लिमिट बताई जा रही है कि भाई आप अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अगर लोन लेने के लिए आए, तो मैं इतना अमाउंट लोन दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं लूंगा। फॉर एग्जांपल 30 करोड़ का लोन दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं दूंगा। इसमें एक लिमिट बताई जा रही है। अब आ जाए पार्ट बी, क्वालिटेटिव टूल। अच्छा देखें, क्वांटिटेटिव टूल पूरी इकोनॉमी तमाम के ऊपर, पूरी इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, यानी बैंक्स के ऊपर। क्वालिटेटिव एक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, बैंक के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। डायरेक्ट एक्शन, क्वालिटेटिव का पहला आ रहा है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में ये हो रहा है कि भाई सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक जब लोन मुस्तकिल दिया जा रहा है, सेंट्रल बैंक उसको बोलता है कि भाई अपना क्या कहते हैं, लोन की सर्कुलेशन को कम करो। जो क्रेडिट रेशनिंग में बता दिया कि भाई आप लोन की सर्कुलेशन को कम करो। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक लोन धड़ाधड़ देने में लगा हुआ है मार्केट में, क्योंकि वहां से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो कमा रहा है, तो अचानक अगर ये होता है कि भाई, एक तो ये भी आप कह सकते हैं कि अब कमर्शियल बैंक को जब लोन की जरूरत पड़ी, जो क्रेडिट रेशनिंग में मैं बता दिया, फॉर एग्जांपल 30 करोड़ है, अब जब कमर्शियल बैंक कोई एक स्पेसिफिक कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए गया, तो सेंट्रल बैंक ने डायरेक्ट एक्शन ले लिया। कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ी 50 करोड़ की, सेंट्रल बैंक ने डायरेक्ट एक्शन ले लिया कि यार मैं तो तुम्हें ऑलरेडी क्रेडिट रेशनिंग में बता चुका था 30 करोड़ का लोन दूंगा, इससे ज्यादा का लोन नहीं दूंगा। फिर डायरेक्ट एक्शन में ये भी होता है कि भाई आपके उसके ऊपर वो आपके ऊपर प्लेंटी वगैरह भी लगा देता है, ठीक है। इसमें जरा एक नजर मार लें। इसमें ये कह रहा है कि रिफ्यूजिंग इमीडिएटली टू गिव आउट लोन्स, मतलब वो जो क्रेडिट रेशनिंग में लिमिट बता दी है, उससे ज्यादा अगर कमर्शियल बैंक लोन लेने आएगा, उस उतने को रिफ्यूज करेगा, ठीक है। अगर कोई कमर्शियल बैंक आता है, उतनी अमाउंट आपको दे देगा। इसके बाद नंबर 6 आ रहा है मोरल परसुएशन। देखिए, मोरल परसुएशन क्या हो रहा है, मोरल परसुएशन में सेंट्रल बैंक अपनी अथॉरिटी का फायदा नहीं उठा रहा। मोरल परसुएशन में सेंट्रल बैंक अपनी अथॉरिटी का फायदा नहीं उठा रहा। मैं क्लासेस में बच्चों को ये समझाता हूँ कि यार अगर आज आज के पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स भी अपनी अथॉरिटी का फायदा नहीं उठा रहे, भाई बंदी से लेके चल रहे होते हैं बच्चों को। उनको ये डर होता है, ज्यादा डांट डपट कर दी तो हो सकता है बच्चा जो है बाद में घर ही ना आए, क्योंकि सबकी अब जो है, अब कहीं ना कहीं वो हो जाएंगे, मैच्योर हैं बच्चे। हालांकि आप नोट कर लें, इसको एक मिसाल ले लेता हूँ कि भाई किसी के ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं, आप नोट करेंगे कि आपके पेरेंट्स का उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, और आप अपना बिहेवियर अपने पेरेंट्स के साथ देखें। मतलब आज के जो पेरेंट्स हैं, अब वो बच्चों के साथ भाई बंदी से लेके चल रहे हैं, वो डांट डपट वाला माहौल खत्म हो गया। क्लासरूम की बात करें, यानी टीचर कितने ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं आज के जमाने में, कोई वो नहीं होता। लेकिन हम अगर याद देखें, जो हमारे जमाने में जो टीचर्स हुआ करते थे, वो जमाना एक अलग था, उसमें ये बड़ा यार बड़ा स्ट्रिक्टनेस होती थी, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं। आज टीचर भी थोड़ा इंजॉय करते हुए आपको काम करवा रहा होता है। इसी तरह मोरल परसुएशन में ये हो रहा है कि सेंट्रल बैंक अपनी अथॉरिटी का फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि लॉजिकली तमाम कमर्शियल बैंक को कन्विंस कर रहा है कि भाई हमने फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो आपने हमारा साथ देना होगा। आप लोग थोड़ा थोड़े टाइम के लिए हमारा साथ दो, ताकि एक अच्छी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई हो जाए। तो मोरल परसुएशन में सेंट्रल बैंक अथॉरिटी का फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि लॉजिकली रीजनिंग के साथ उनको समझा रहा है, अब यानी भाई बंदी के साथ उनको समझा रहा है। इसके बाद आ रहा है हमारा चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन देखें, ऊपर एक बात आई थी कि जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, तो कमर्शियल बैंक को भी सिक्योरिटी रखवानी होती है, ठीक है। वो आपके सर्टिफिकेट से वो चीजें आपकी होती हैं। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट में ये होता है, जैसे हम
कमर्शियल जब बैंक में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि सिक्योर्ड लोन, एडवांसिंग लोन में आपने किया कि सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे लोन की जरूरत पड़ी, मैं 20 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न में कोई सिक्योरिटी रखवानी होगी, और सिक्योरिटी की जो वैल्यू होगी वो आपकी 20 से ज्यादा क्यों नहीं चाहिए। कि मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी, छोटी मोटी दुकान का डॉक्यूमेंट रखवाया, उसकी मार्केट वैल्यू 20 का लोन ले रहा हूँ तो 20 की नहीं, इससे ज्यादा 30-35 लाख क्यों नहीं चाहिए। वो क्यों? इन केस अल्लाह ना करे डिफॉल्टर हुआ। अब जब डिफॉल्टर हुआ, बैंक मेरी दुकान बेच के रिकवरी के लिए गया, अगर वो 20 लाख रुपए की उसकी वैल्यू होती, रियल एस्टेट रिसेशन में जा रही, वो 15 लाख रुपए की दुकान बिकी, बैंक के पैसे रिमेनिंग का क्या होगा? तो सिक्योर्ड लोन के अंदर कमर्शियल बैंक में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, हमेशा सिक्योरिटी हैवी अमाउंट की रखी जाती है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे चेंजेस इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट के अंदर ये आ रहा है कि जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो उसको भी रिटर्न में सिक्योरिटी रखनी होती है। अब ये जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी में अप एंड डाउन हो रहा होता है। अगर सेंट्रल बैंक ने कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी थी, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को बोला कि फॉर एग्जांपल, आसान से मिसाल लेते हैं, 10 करोड़ का लोन लेना था, तो पहले ये था कि भाई सेंट्रल कमर्शियल बैंक जो वो मेंटेन करेगा, सिक्योरिटी रखवाएगा, वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए 12-15 करोड़। अब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी है, इसके रेट को इजाफा कर दिया गया। 10 करोड़ का लोन लेना है तो सिक्योरिटी होगी फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ की। तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक बोरो नहीं कर पाएगा। जब कमर्शियल बैंक बोरो नहीं कर पाएगा तो मार्केट से क्रेडिट की सर्कुलेशन खुद ब खुद आपकी कम हो जाएगी। जरा एक नजर मार लें, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 8, स्पेशल डिपॉजिट। कभी कभार ये एक इंसेंटिव सेंट्रल बैंक बेसिकली वो ये होता है कि क्रेडिट की सर्कुलेशन को कम करना है। कमर्शियल बैंक को एक ऑफर देता है कि भाई हमारे पास पैसे को मेंटेन करो, रिटर्न में हम आपको एडिशनल देंगे, अमाउंट देंगे, बैंक रेट से भी थोड़ा ज्यादा देंगे। तो इसमें एक अट्रैक्शन होती है कि कमर्शियल बैंक अपना पैसा जो है सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करवाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी सप्लाई ऑफ मनी या सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट कम हो जाती है, ठीक है। देन इसके बाद आ रहा है प्रोडेंशियल कंट्रोल। प्रोडेंशियल कंट्रोल के अंदर कुछ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्शनरी अप्लाई करनी है तो नए आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स वगैरह हो जाती हैं, वो इसमें ऐड कर दी जाते हैं। अच्छा, लिमिटेशन मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ब्रीफ किया था। इस वक्त मेरे पास सिलेबस नहीं है, वरना मैं शेयर कर देता। ऑलरेडी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी आप लोग करके आ चुके हैं, तो लिमिटेशंस ऑलरेडी आपने वहां पे किए हुए हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान जैसी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हल्का फुल्का हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है। इसको हटा देते हैं। इसी तरह म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं कि यार पाकिस्तान जैसी कंट्री में क्या म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव हमने कि उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है, हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी या सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव था प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट लिखा जाता है, लेकिन हर कंट्री में हल्की फुल्की अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, जो कि वॉलेंट्री स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शनल आपकी हो सकती है। अब नॉर्मली फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है तो इसके लिए क्या होगा? एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाएगी। जब एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब बैंक रेट को कम किया जाएगा ताकि सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो, ठीक है। और एक्सपेंशनरी फिस्कल, फिस्कल फिलहाल हमने नहीं किया है, उसमें टैक्सेस को कम किया जाता है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जब अप्लाई की गई, या मॉनेटरी पॉलिसी, जब चले यहाँ तो मॉनेटरी पॉलिसी का आ रहा है उसके हिसाब से देख लेते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की गई तो कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट तो अचीव होगी, लेकिन रिजल्ट में क्या होगा? जो मैक्रो ऑब्जेक्टिव है या जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी या टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, वो नाकाम हो जाएगा। एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, लास्ट क्लास में डिटेल में आप लोगों को बताया था। जीडीपी इंक्रीज करना है तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में आपका हो जाएगा, क्योंकि आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अप्लाई करोगे। फ्लोटिंग क्या होता है? ऑलरेडी आप एक्सचेंज रेट में मैक्रो के दूसरे चैप्टर्स में आप करके आ चुके हो, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आता है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हमारी डिस्टर्ब होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट कंट्रोल।
जीडीपी इंक्रीज करना है तो सप्लाई ऑफ मनी को ज्यादा करना होगा। जब सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी तो क्रेडिट डिफॉल्टर्स की तादाद में इजाफा होगा। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी या सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव में। फास्ट लिख नजर मार ले। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा टॉपिक आ रहा है, मैं सिलेबस मेरे हाथ में मैं देख रहा हूँ कि भाई रोल ऑफ स्टेट बैंक। तो यहाँ पे अब आ रहा है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्या क्या रोल है। ठीक है, एक नजर मार लेते हैं। कोई आप लोगों को मालूम है, इतना कोई टेक्निकल चीज नहीं रीडिंग का है, लेकिन चलें एक नजर मार लेते हैं। कह रहा है बेसिक फीचर इज टू प्रिपेयर मॉनेटरी पॉलिसी। अभी बता दिया भाई, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई कर रहा है कमर्शियल बैंक की मार्केट पे। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, कह रहे हैं मैनेज एंड ऑर्गेनाइज इंटायर इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द इकोनॉमिक या कंट्री। जो मैंने बताया था कि भाई बैंकिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रहा है, और फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शन में किया कि जितने भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, वो डायरेक्टली इसके अंडर में नहीं आता लेकिन फिर भी उसको गाइडलाइन मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हो गया एस्टेब्लिश सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एनबीपी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जरिए, उसके बाद जेडबीटीएल जरिए तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान, आईडीबीपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान हो गया। नंबर 4, कंट्रोल फाइनेंशियल मैटर ऑफ द गवर्नमेंट सच एज फॉरेन रिजर्व करेंसी, रिट्स करेंसी, ये सारे जो है सेंट्रल बैंक की स्टेट बैंक देख रहा होता है। इस्लामिक मोड्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, जब इस्लामिक बैंकिंग आम हो चुकी है, ये भी हमारा जो है स्टेट बैंक के थ्रू ही आपका हो रहा है। इसी तरह एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हमने डिटेल में किया। इसी तरह सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा होता है कि अननेसेसरी इंपोर्ट्स को डिस्करेज करें। ठीक है, रीडिंग का कोई टेक्निकल चीज नहीं है कि यार इसके लिए आप बहुत डिटेल में हम लोग जाएं। अब ये यहाँ पे ग्राफ की मैंने जगह छोड़ी हुई है, बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का डायग्राम कैसे बनेगा। किनीजन को इससे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। पहले कॉन्ट्रैक्शनरी का देख लेते हैं। अच्छा, ऑलरेडी ये हमारा है, तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका आ गया नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका आ गया प्राइस लेवल, मैक्रो में प्राइस लेवल कहा जाता है। किनीजन वाले उससे अगर जाएं, उस दिन भी हल्का सा बताया था, ये एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का इंटरेक्शन होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। अब देखें जरा ऐसे ही बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ट्राई करते हैं दोबारा स्ट्रेट बनाने की। ये एग्रीगेट डिमांड है, बेसिकली है क्या, एग्रीगेट सप्लाई ये है 1000 की, एग्रीगेट डिमांड ले लेते हैं या 15,000 की है। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड को इस पॉइंट पे लेके आना है, ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड को इससे लेके आना है, यानी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, इसको इस पॉइंट पे लेके आना है। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई होगी, बैंक रेट को ज्यादा किया जाएगा, वही जो ऊपर डिटेल में बताया, बैंक रेट ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, जीडीपी प्रोडक्शन कम होगी, जीडीपी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। तो एक कॉन्ट्रैक्शन का ये हल्का सा मैंने आपको यहाँ पे जो है ब्रीफ कर दिया। प्रॉपर व्हाइट बोर्ड होता था उसमें बेहतर अंदाज में आपको बताता। अब आ रहे हैं एक्सपेंशनरी की तरफ। एक्सपेंशनरी के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शनरी में एग्रीगेट डिमांड को हमने कम करना है, एक्सपेंशनरी में एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा करना है। अब मैं इससे ले लिया, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे है। ठीक है, अब हमने इसको बेसिकली लेके कहाँ पे आना, होना कहाँ चाहिए था, ये इस पॉइंट पे होना चाहिए था।
तो अब जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड का जो उस दिन मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, जीडीपी का फॉर्मूला सी प्लस आई जी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उसको कम किया जाता है, सी प्लस आई जी वगैरह को कम किया जाता है। एक्सपेंशनरी के लिए क्या होगा, इंपोर्ट कम होगी, सी प्लस आई जी प्लस जी एक्स को ज्यादा किया जाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ के यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मेन हमने क्या चीजें देखी, हमने सबसे पहले सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को हमने देखा, सेंट्रल बैंक उस फंक्शंस को देखा। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को हमने देखा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में उसके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल को किया, उसके बाद इसी तरह उसका ऑब्जेक्टिव हमने देखे। फिर स्टेट बैंक का रोल, वो तो रीडिंग का है, आप वहां से रीड कर लोगे। देन इसके बाद हमने एक डायग्राम को देख लिया। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो ये था, इसको कंप्लीट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अचीव कर लिया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।